नमस्कार। अभी देखिए मेरे पास एक रिपोर्ट आई कि उत्तर प्रदेश एटीएस और ईडी ने लगभग 16 ऐसे ठिकानों पर छापे मारे हैं जो इन प्रकार की गतिविधियों को संचालित करते हैं। यानी कि बांग्लादेश से रोहिंग्या जो म्यांमार से आते हैं, इन सब को यहां पर लाया जाता है, इन सब के यहां पर कार्ड बनवाए जाते हैं, इनको रोजगार दिलवाया जाता है और इसके बाद इन्हें भारत की मुख्य धारा में शामिल कर दिया जाता है। मैंने इसके बारे में एक एनालिसिस, एक डिटेल्ड रिपोर्ट निकालने की कोशिश की तो मुझे पता लगा कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश एटीएस और ईडी ने महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के 2 जिलों मुर्शिदाबाद और नॉर्थ 24 परगना में छापेमारी की है। मदरसों पर छापेमारी की गई है, साथ ही साथ कई एनजीओज पर छापेमारी की गई है जिन्हें विदेशों से पैसा मिलता है लोगों के कागज बनवाने के लिए। इस पूरे नेटवर्क का खुलासा आज हम इसमें करने जा रहे हैं और जो इसका एक क्रक्स पॉइंट है, एक मुख्य पॉइंट है दोस्तों, 4 साल पहले वाराणसी में मोहम्मद उर्फ आदिल उर रहमान नाम का एक व्यक्ति पकड़ा था उत्तर प्रदेश पुलिस ने, और वो बांग्लादेश से अवैध रूप से आया था। अपने साथ 2-3 और लोगों को भी लेकर आया था जिन्हें सहारनपुर जो वेस्ट यूपी में स्थित है और देवबंद जहां पर दारुल उलूम मदरसा है वहां पर उनको छुपा करके रखा गया था कुछ लोगों को। इसके बाद इसमें एनआईए सक्रिय हुई। यूपी एटीएस ने 2021 में इसकी जांच शुरू कर दी थी, लेकिन इसमें ऑफिशियली 2023 में एक एफआईआर अक्टूबर के महीने में दाखिल की गई जिसमें मानव तस्करी यानी कि लोगों को सीमा के पार अवैध रूप से लाना, जालसाजी, धोखाधड़ी, पासपोर्ट में फेरबदल करना और विदेशी पैसा अवैध रूप से हवाला के माध्यम से यहां लाना और उसका गलत इस्तेमाल करना, इन सब मामलों में ये चीजें आगे बढ़ी। और जब जांच आगे बढ़ी तो पता लगा कि विदेशों से भारी मात्रा में हवाला के माध्यम से पैसा लाया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। और इसके बाद इसमें 2024 में, अभी 2 साल पहले, ईडी लखनऊ को भी शामिल किया गया क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें मामला बन रहा था। और जैसे जैसे जांच ये आगे बढ़ी मैं तो दंग रह गया कि इसमें राजनेताओं, धार्मिक संस्थाओं, मदरसे वगैरह और जो इंटरनेशनल फंड फाइनेंस करते हैं उस प्रकार के टूल्स और लोकल तस्कर और लोकल हैंडलर्स का एक जबरदस्त नेटवर्क बना हुआ है कि लोगों को बाहर से यहां लाना है, फिर उनके कागज बनवाने हैं और उन्हें इंडिया में स्टैब्लिश करना है। इसके सूत्रधार हैं 4-5 लोग और इसमें पश्चिम बंगाल का मुख्य भूमिका है और इसमें पश्चिम बंगाल का टीएमसी का एक बड़ा नेता भी शामिल है। इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि यहां पर देश की जनसांख्यिकी बदली जाए और यहां के हालात को खराब किया जाए। इसमें जो भी हालिया घटनाक्रम है, क्रमबद्ध रूप से उसमें चलेंगे। हालिया घटनाक्रमों में भारत की जो ईडी है और उत्तर प्रदेश एटीएस है, इन्होंने एक संवेदनशील और जटिल मामले में पूरा देशव्यापी अभियान चलाया हुआ है। देखिए यहां पर जो मेरे पास जानकारियां हैं, इसमें दिल्ली में इनके पास मदनपुर खादर का इलाका है, बाटला हाउस जहां पर इस प्रकार के लोगों को बसाया जाता है। हरियाणा में धौज और बल्लभगढ़ जहां पर इस प्रकार के लोगों का मेन अड्डा बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, देवबंद और महाराष्ट्र में रायगढ़ और पनवल, इन इलाकों को इसमें हैंडल किया जा रहा है तरीके से। और इसमें साथ ही साथ इन लोगों को नौकरियां दिलवाई जाती हैं, किसी को ई रिक्शा दिलवा दी जाती है, फंडिंग कराई जाती है। और एक एनजीओ है, इसका भी मेरे सामने नाम आया, सनशाइन हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। ये काम करती है कि इन सब लोगों को पैसा देते हैं और साथ ही साथ एस्टेब्लिश किया जाता है कि आपका पैन कार्ड बनवा देंगे, आपका आधार कार्ड बनवा देंगे, पासपोर्ट बनवा देंगे, ये सब चीजें इनको दी जाती हैं। तो इस समय जो एक नेटवर्क चल रहा है उसका खुलासा अभी हाल ही में हुआ और ये पिछले 1 सप्ताह का घटनाक्रम बता रहा हूं जिसमें ये छापामारी हुई है। यह जांच एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट को बताती है जो कथित तौर पर आतंकी वित्त पोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और रोहिंग्या बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध घुसपैठ और उनके स्थायी पुनर्वास में मिली हुई है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन सब में 13 से 16 जगह पर छापे मारे गए हैं। इनमें मुख्यतः मदरसे और गैर सरकारी संगठन जिन्हें एनजीओ कहते हैं। एनजीओ तो उस देश को बर्बाद कर रहे हैं। ज्यादातर एनजीओ देश के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, सरकार का पैसा लेते हैं और सरकार के खिलाफ ही काम करते हैं। सबसे चौंकाने वाला पहलू इसका पश्चिम बंगाल के हाड़ोआ स्थित
अल जमियातुल इस्लामिया दारुल उलूम मदरसे में रही छापेमारी। वहां से 40 लाख रुपए की कैश नकदी मिली है जिसका कोई हिसाब नहीं। 180 ग्राम सोने के सिक्के बरामद किए गए हैं जिसका रिकॉर्ड वहां के कागजों में कोई नहीं था और इस कारण पीएमएलए के तहत उन्हें तत्काल कुर्क कर लिया गया। ये अलग अलग राज्यों में फैला हुआ नेटवर्क है और इसका पर्दाफाश दोस्तों रातों रात नहीं हुआ है, बल्कि निरंतर इस पर पुलिस काम करती रही, जमीनी लेवल पर और इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 साल पहले वाराणसी में आदिल उर रहमान नाम का बांग्लादेशी गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद इसमें एटीएस इन्वॉल्व होती है, एनआईए इन्वॉल्व होती है और 2 साल बाद इसमें ईडी भी इन्वॉल्व हो जाती है। जांच में यह सामने आया कि सिंडिकेट ने घुसपैठियों के पुनर्वास के लिए हवाला और म्यूट बैंक खातों के माध्यम से कम 20 करोड़ रुपए का लेन देन किया था। इन पुख्ता सबूतों के आधार पर ईडी ने 2024 में पीएमएलए के तहत मामला दर्ज कर सिंडिकेट की वित्तीय रीढ़ तोड़ने के लिए यह तलाशी अभियान शुरू किया। इस सिंडिकेट का भौगोलिक विस्तार सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर देश की राजधानी और औद्योगिक हब तक फैला हुआ है, जो इसे बिल्कुल सही तरीके से एक मैनेज तरीके से प्लान करते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के हाड़ोआ और हसनाबाद, मुर्शिदाबाद में डोमकल और विदेशी धन प्राप्ति के जो ठिकाने हैं, जाली दस्तावेजों के निर्माण, रसद आपूर्ति के प्रमुख केंद्र वो सब बन गए हैं। और मैंने आपको बताया कि दिल्ली के मदनपुर खादर और बाटला हाउस जैसे संवेदनशील इलाकों में ये जो मैंने सोसाइटी बताई थी, सनशाइन हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, ये यहां पर काम कर रही है। ये घुसपैठियों को पते के एड्रेस प्रूफ दिलवाती है, छिपने की जगह मुहैया कराती है और उसके बाद उन्हें परमानेंट यहां पर बसा दिया जाता है, जिससे कि वो हमारी इकोनॉमी का हिस्सा बन जाएं, यहां पर उनके आधार कार्ड बन जाएं, डॉक्यूमेंट्स बन जाएं, इवन हेल्थ कार्ड तक इन लोगों ने बनवा लिए हैं। और कुछ तो जानकारी ये मिली है कि इन लोगों को यहां पर रहने के लिए मकान भी सरकारी खातों से अलॉट हो चुके हैं। अबू साले इसका मास्टरमाइंड है, जिसने धर्मार्थ ट्रस्टों और अस्पतालों की आड़ में ब्रिटेन से 58 करोड़ रुपए प्राप्त करके उन्हें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगा दिया। उसे पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता अब्दुल गाजी का पूरा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, जिसने विदेशी धन को वैध बनाने के लिए गाजी फूड सप्लाई जैसी फर्जी शेल कंपनी बना रखी थी। देखिए कैसे कैसे काम कर रहे हैं। आदिल उर रहमान जैसे गुर्गे जमानत पर छूटने के बाद भी सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठियों को पनाह देने में लगे रहे। विक्रम सिंह और विस्तारा एयरलाइंस के कर्मचारी अजय घिल्डियाल ने फर्जी नामों से अवैध नागरिकों को देश विदेश भेजने का अपना पूरा सिस्टम संभाला हुआ था। इस सिंडिकेट की सबसे खतरनाक कड़ी इसकी जटिल और परिष्कृत वित्तीय संरचना है, जो धर्मार्थ कार्यों के पीछे छिपी हुई थी। जांच में ब्रिटेन स्थित उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट का नाम प्रमुखता से सामने आया है, जिसका पूर्व में हमास जैसे चरमपंथी समूहों से संबंध होने के आरोप रहे हैं और वैश्विक बैंकों ने इसके खाते बंद कर दिए थे। इन प्रतिबंधों के बावजूद भारतीय कानूनों की खामियों का लाभ उठाकर इस ट्रस्ट ने 58 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भारत भेजी। इस काले धन को सफेद करने के लिए शेल कंपनियों में फर्जी बिलिंग की गई, हवाला का इस्तेमाल किया गया और स्मर्फिंग की टेक्निक अपनाई गई। इसके तहत बैंकिंग राडार से बचने के लिए घुसपैठियों के खातों में 6,000 से 10,000 के बीच की छोटी छोटी किस्तें भेजी गई, ताकि वे भारत में बिना शक के अपना कारोबार शुरू कर सकें। यानी कि बैंकों के रडार पर ना आए। बैंकों में जब बड़ा अमाउंट होता है लेन देन, तब वो उसके रडार पर आते हैं। धन के गबन के अलावा इस नेटवर्क का एक मुख्य उद्देश्य भारत की डेमोग्राफी को चेंज करना है, समानांतर अवैध व्यवस्था स्थापित करना है और साथ ही साथ यह पूरी प्रक्रिया 3 चरणों में अंजाम दी जाती थी। सबसे पहले म्यांमार और बांग्लादेश से रोहिंग्या और अवैध प्रवासियों को स्थानीय दलालों के जरिए नदियों और स्थलीय सीमाओं के माध्यम से सीमाएं पार कराई जाती थी। उसके बाद मदरसों और एनजीओ के पतों का उपयोग करके उनका पहचान का दस्तावेजीकरण यानी कि आइडेंटिटी लॉन्ड्रिंग की जाती थी, ताकि वे जाली आधार, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट प्राप्त कर सके। और अंतिम चरण में इन प्रवासियों को देश के भीतरी और औद्योगिक हिस्सों में भेजकर मजदूरी, ई रिक्शा चलाने, फैक्ट्री में काम करने जैसे काम में लगा दिया जाता था, जिससे ये भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बन जाए।